नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रायर अप्रूवल की, अर्थात पूर्वानुमति की। हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू के ऊपर कुछ आरोप लगे थे भ्रष्टाचार को लेकर। तो ऐसी दशा में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और इस दरमियान ये शब्द विशेष रूप से चर्चा में रहा। तो आइए समझते हैं कि प्रायर अप्रूवल या पूर्वानुमति क्या होता है, इसको हम किन बिंदुओं के अंतर्गत समझेंगे। सबसे पहले उन बिंदुओं को देख लेते हैं। सबसे पहले खबर को देखेंगे, फिर हम देखेंगे ये शब्द चर्चा में क्यों है, फिर देखेंगे क्या है स्प्लिट वर्डिक्ट। स्प्लिट वर्डिक्ट वास्तव में एक खंडित निर्णय होता है, उसके विषय में हम जानेंगे। फिर देखेंगे पूर्व अनुमति पर क्या निर्णय रहे हैं, कब कब इसको लेके क्या निर्णय होते रहे हैं, उस पर एक नजर डालेंगे और अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा। साथ ही आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत यह खंड आपके लिए महत्वपूर्ण है और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो। बात अगर खबर की करें तो खबर है द इंडियन एक्सप्रेस की। व्हाट इज प्रायर अप्रूवल एंड व्हाई इज इट नीडेड बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग पब्लिक ऑफिशियल अक्यूज्ड ऑफ करप्शन। किसी के ऊपर अगर भ्रष्टाचार का चार्ज लगता है, अगर वो पब्लिक ऑफिसर है, तो उसके इन्वेस्टिगेशन में आजकल पूर्वानुमति शब्द काफी चर्चा में है। तो इस शब्द को हम समझेंगे कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है, फिर देखेंगे कब कब इसको लेके क्या निर्णय आते रहे हैं। बात अगर करें चर्चा में क्यों है, तो आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू। इनके ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। स्किल डेवलपमेंट घोटाले के तहत ये कहा जाता है कि 330 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला किया। साथ ही इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाती है और अपनी एफआईआर को रद्द करवाने के लिए ये न्यायालय की शरण में लेते हैं। इससे पहले ये 53 दिन जेल में भी गुजार चुके हैं और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो खंडपीठ है, खंडपीठ और संवैधानिक पीठ, ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इस पर भी विचार करेंगे। तो जो खंडपीठ है उसके द्वारा एक फैसला दिया गया और इस फैसले को भी स्प्लिट वर्डिक्ट कह रहे हैं, खंडित फैसला कह रहे हैं। तो उसको भी हम समझेंगे कि यह खंडित फैसला क्या होता है। बेसिकली इसमें 2 जज थे, 2 अलग अलग बात कर रहे हैं, इसलिए एक विरोधाभास की स्थिति बनी और अब ये एक बड़ी बेंच को मामला ट्रांसफर किया जाएगा, वहां पर इसकी सुनवाई होगी। तो इस वजह से ये पूरा का पूरा शब्द चर्चा में है। तो आइए समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले खंडित फैसला या स्प्लिट वर्डिक्ट क्या होता है, उसके बाद हम इस मसले पर चलेंगे। देखिए, 2 न्यायाधीशों की जो बेंच है, बेंच बेसिकली अगर हम बात करें तो एक संवैधानिक पीठ होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है और एक होती है खंडपीठ। तो खंडपीठ के अंतर्गत ही जब सुनवाई होती है तो खंडपीठ भी 2 तरह से हो सकती है। ये जिसके अंतर्गत सुनवाई हो रही थी, तो इसमें क्या होता है, सम संख्या होती है, अर्थात 2 जज होंगे या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जब उससे ज्यादा होते हैं 5 के बाद वो संवैधानिक पीठ में चला जाएगा। तो यहां पर जो खंडपीठ है, डिवीजन बेंच है, उसके अंतर्गत आप देखेंगे या तो निर्णय सर्वसम्मत से होगा, अर्थात दोनों जज इस पे सहमत होंगे, या बहुमत से होगा। अगर इससे ज्यादा संख्या होगी तो बहुमत जिसकी तरफ होगा वो निर्णय मान्य होगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों ही तरफ अर्थात पक्ष और विपक्ष में जजेस की संख्या सहमति बराबर हो, तो ऐसी दशा में इसको हम कहेंगे कि यह मसला हल नहीं हुआ। और ऐसी दशा में क्या होगा, वो जो निर्णय होगा वो स्प्लिट वर्डिक्ट होगा, अर्थात टाई होगा। तो ऐसी दशा में और बड़ी पीठ के सामने वो मामला जाएगा। यहां कुछ ऐसा ही हुआ है और ऐसी दशा में जो न्यायाधीशों की सम संख्या थी, अर्थात 2 थी, इसमें एक जज पक्ष में निर्णय देते हैं, एक विपक्ष में देते हैं। दोनों जजों के अलग अलग निर्णय की वजह से बड़ी पीठ को यह ट्रांसफर किया गया। इसीलिए आप ध्यान देंगे कि जितने महत्वपूर्ण मसले होते हैं उनमें जो जजों की संख्या होती है वो विषम संख्या में होती है। या तो उनकी संख्या 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, इस तरह से, ताकि अगर 2-2 के मत बराबर हों तो एक के निर्णायक मत के आधार पर उसमें निर्णय हो सके। अब देखिए, बड़ी बेंच द्वारा जिस बड़ी पीठ के पास खंडित फैसला जाता है वो उसमें इनकी संख्या 3 हो सकती है, उससे ज्यादा हो सकती है। उसके बाद इस पर निर्णय होगा और उसके बाद अगले चरण में इसमें हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है और उसी तरह से इसमें निर्णय दिया जाता है। तो आप ये समझ लें कि बेसिकली खंडित फैसला ये क्या था। तो स्प्लिट वर्डिक्ट जब 2 जजों के इसमें राय, इसमें उनकी जो न्याय है देने की प्रक्रिया है वो बराबर हो जाती है, तो ऐसी दशा में विरोधाभास होने के कारण वो अब बड़ी बेंच को ट्रांसफर होगा। तो ये खंडित फैसला था। अब देखें, जो पूर्व अनुमति है, प्रायर अप्रूवल है, उस पर एक नजर डालें कि क्या होता रहा है। किसी के ऊपर अगर भ्रष्टाचार के अंतर्गत उस पर आरोप लगते हैं तो उसमें क्या पूर्व अनुमोदन लेना, पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। तो इसके विषय में क्या शुरू से इतिहास रहा है वो हम देखते हैं। इसी के आधार पर चंद्रबाबू नायडू अपने खिलाफ
जो उनके खिलाफ एफआईआर हुई है उसका विरोध, उसके समर्थन में भी एक जज है कि पूर्व अनुमोदन या पूर्व अनुमति नहीं ली गई, तो वो भी एक तथ्य बनता है, इसलिए इस पर नजर डालना जरूरी है। अब देखें 2003 में क्या हुआ कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत इसमें एक धारा 6 थी, जो कि आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में भी धारा 6 थी, उसमें संशोधन किया गया। और बता दें कि स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है इसी के तहत सीबीआई जैसी एजेंसियों को नियंत्रित किया जाता है। इसमें क्या हुआ संशोधन, तो 6A को आप समझ लें। 6A के तहत पहले होता क्या है, 6A जो धारा थी इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो संयुक्त सचिव के पोस्ट से ऊपर के अधिकारी हैं, अगर उनके ऊपर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो ऐसी दशा में कथित अपराधों की जांच करने से पहले यह आवश्यक है कि केंद्र सरकार की या जो भी प्राधिकारी हैं बड़े इस तरह की, जिनके ऊपर जो संयुक्त सचिव के से ऊपर का पद धारण करते हैं, उसमें केंद्र सरकार से पहले मंजूरी लेनी आवश्यक है। और जब वो अप्रूवल मिल जाएगा, अनुमोदन मिल जाएगा, तब इनके खिलाफ फिर वहां पर जांच की जाएगी। अब देखिए 6A के इस प्रावधान को 2014 में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो फिर इसमें एक दूसरा मोड़ दिखाई देता है, उसमें यह कहा गया कि नहीं, पूर्व अनुमोदन की जरूरत नहीं है, ये 2014 में यह बात कही गई। फिर आगे आप देखेंगे कि ठीक 4 साल बाद अर्थात 2018 में क्या हुआ, तो यहां पर प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में फिर से संशोधन होता है और एक नई धारा फिर आती है 17A। इसमें क्या कहा गया, इसमें जो 6A के तहत व्यवस्था को 2014 में रद्द कर दिया गया, उसको एक तरह से पुनर्बहाल किया गया। क्या किया गया, तो यहां कहा गया अगर कोई भी लोक सेवक अर्थात अधिकारी अगर अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अगर अधिनियम की जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसके तहत कोई अपराध करता है, तो जो जांच करता होगा वो जांच शुरू करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार या जो सक्षम प्राधिकारी होगा उससे पहले अनुमोदन प्राप्त करेगा। अर्थात जो 6A में पहले अनुमोदन की बात कही गई वो फिर से 17A के तहत, धारा 17A के तहत इसमें फिर से यहां कायम कर दी गई। अब देखिए 2018 में इस प्रावधान को फिर चुनौती दी गई, किसके द्वारा, तो एक एनजीओ के द्वारा जिसका नाम है CPIL, उसने फिर से इसको चुनौती दी। और इसने क्या तर्क रखे, इसने कहा कि अगर इस प्रकार से पूर्व अनुमोदन की बार बार बाध्यता को कायम किया जाएगा तो प्राथमिक तौर पर जो जांच है वो प्रभावित होगी। इसमें यह भी कहा गया कि यह निर्धारित करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय कोई अपराध किया गया है, तो अगर उसको अनुमोदन जैसी लंबी प्रक्रिया से जांच अधिकारी को गुजरना पड़ेगा तो ऐसे में जो प्राथमिक जांच है वो प्रभावित होगी और कोई भी पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसी के लिए काम करना मुश्किल होगा, उसकी कार्यप्रणाली बाधित होगी क्योंकि वो अनुमोदन मिलने में भी विलंब हो सकता है। तो प्राथमिक रूप से वो दोषी है कि नहीं, इस बात को सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा। साथ ही इससे क्या होगा, इससे जो भ्रष्टाचारी हैं उनकी एक तरह से सुरक्षा कवच के रूप में ये नियम काम कर रहा है। तो ऐसी दशा में इसके विरोध के स्वरूप ये 2018 में ये CPIL द्वारा ये तर्क रखे गए और ये भी कहा गया कि इससे भ्रष्टाचार का लेवल बढ़ेगा। अब आप देखें साथ ही CPIL के द्वारा कोर्ट में 2014 की ओर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय देते हुए 6A को रद्द किया था, जिसमें भी अनुमोदन का प्रावधान शुरू में था, उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित किया गया कि देखिए 6A को सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए रद्द कर दिया था क्योंकि उसने इसको उपयुक्त नहीं पाया था। सुप्रीम कोर्ट की नजर में भी कहीं ना कहीं इस चीज से ये जांच प्रभावित हो रही थी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा था। फिर आप देखेंगे कि सितंबर में अभी हाल ही में 2017 की बात है, वहां पर क्या हुआ कि एक संविधान पीठ ने कहा, यह केस कौन सा था, CBI बनाम RR किशोर। इसमें कहा गया कि अधिकारी धारा 6A के तहत छूट का दावा नहीं कर सकते, अर्थात अधिकारी ये नहीं कह सकते कि हमको बिना अनुमोदन के हमारे लिए हमारी गिरफ्तारी हो गई। इसमें यह भी कहा गया कि भले ही अपराध इस प्रावधान को रद्द किए जाने से पहले किया गया हो। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रोविजन है, जैसे 6A है, 6A मान लीजिए रद्द हो गया 2014 में और कोई अपराध 2014 से पहले कोई व्यक्ति करता है, मान लीजिए A कोई अपराध कर रहा है, तो वो ये नहीं कह सकता है कि जब 6A के तहत उसको अनुमोदन के बाद जांच की सुविधा मिल रही थी और ये 14 में रद्द हुआ है तो हम इसके दायरे में आते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए आप देखेंगे कि कोर्ट ने इस ओर भी इशारा किया है कि प्रीवियस अप्रूवल से संबंधित एक विशेष
टर्म की ओर ध्यान आकर्षित यहां किया गया है। इसमें कहा गया रेट्रोस्पेक्टिवली, अर्थात पूर्व से भी, कोई भी चीज को पूर्व से भी लागू किया जा सकता है, पहले से भी लागू किया जा सकता है। जैसे कोर्ट अगर चाहेगी तो वो 2014 से पहले के भी समय सीमा को इस दायरे में ला सकती है, ये बात यहां पर कही जा रही है। लेकिन अभी मामला बड़ी पीठ के पास गया है, तो ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या निर्णय आता है। फिर यहां से मामला कुछ विरोधाभास और देखने को मिलता है। 2018 में आप देखेंगे कि दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना जी थे, इनके ऊपर रिश्वत लेने का आरोप लग जाता है। अब इसमें इनकी जांच की जा रही थी, तो जांच में क्या हुआ कि जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं PS नरसिम्हन साहब ने यह राय दी कि FIR दर्ज करने के लिए पूर्व अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर फिर कहा गया कि पूर्व अनुमोदन की जरूरत नहीं है, जबकि 2018 में आप देखेंगे वो समय था जब अनुमोदन लेने की बात की जा रही थी। तो यहां पर कोर्ट एक तरफ इशारा कर रही है कि जरूरत है, किसी मामले में दिख रहा है कि जरूरत नहीं है। तो ऐसे में एक बड़ी पीठ द्वारा क्या निर्णय आता है उस पर सबका ध्यान है। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन बिना सुने ही इसको बार बार स्थगित किया गया, आगे बढ़ाया गया, और 2022 में जब अस्थाना साहब सेवानिवृत्त हुए तो ये निष्प्रभावी हो गया और मामला जस का तस पड़ा रहा। तो कभी इसमें दोनों राय देखने को मिल रही है। कभी ये कहा जा रहा है कि पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, कभी ये कहा जा रहा है कि पूर्वानुमोदन की जरूरत है। तो अब देखते हैं कि बड़ी पीठ इसमें क्या निर्णय करती है। तो आइए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न है कि चंद्रबाबू नायडू का संबंध किस दल से है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है TDP, ऑप्शन बी है DMK, ऑप्शन सी BJP, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।